नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आप सबको कविताएं बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कविता में होती है मन की कुछ भावनाएं और कल्पनाएं। देखेंगे पाठ 8, शाम एक किसान। शाम एक किसान जिस कविता के रचयिता हैं बच्चों, ठीक है, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आप बच्चों जब उठते हैं तो सुबह देखते हैं, फिर दोपहर देखते हैं, फिर शाम भी देखते हैं। और कवि ने अपनी कल्पनाओं से यहाँ शाम को किसकी संज्ञा दी गई है? एक किसान की। कविता को हम देखेंगे, कवि को शाम कैसी लगती है? एक किसान की तरह। और देखते हैं कविता के बारे में। शाम एक किसान कविता के रचयिता, इसकी रचना करने वाले कवि का नाम है बच्चों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपके सामने यहाँ पे भी दे रखा है नाम। इस कविता में सर्दी की शाम के प्राकृतिक दृश्य का एक किसान के रूप में चित्रण किया गया है। बच्चों, आप सभी जानते हैं 3 प्रमुख ऋतुएं होती हैं और उसमें से देखिए, एक है सर्दी, दूसरी है गर्मी और तीसरी है वर्षा। अभी आपकी वर्षा ऋतु चल रही है और इस वर्षा ऋतु के बाद आएगी बच्चों सर्दी की ऋतु। और इस कविता में कवि ने क्या किया है? जो सर्दी की ऋतु है और उसमें जब जो शाम आती है, शाम का जो मौसम होता है, शाम का जो वातावरण होता है, उनको देखकर शाम में जो प्राकृतिक दृश्य हैं, प्रकृति का अर्थ होता है बच्चों नेचर, और नेचर का अर्थ होता है प्रकृति। यानी अब पहाड़, नदी, तालाब, पक्षी, पेड़, पौधे, जो कुछ भी वातावरण में प्राकृतिक चीजें हैं, उन प्राकृतिक दृश्यों को देख करके कवि के मन में क्या बात आई? एक किसान के रूप में चित्रण किया गया है। और कवि ने उस प्राकृतिक दृश्य को क्या बना दिया बच्चों? किसान कहा है। क्या कहा है? किसान। भारतीय संस्कृति में किसान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो पूरा देश है वो गांवों की संस्कृति का देश है। गांव में काम कौन करते हैं? खेत। गांव में क्या है? खेत है। और खेतों में काम करने वाले कौन हैं? किसान हैं। आपने भी किसान को देखा होगा। किसान क्या पहनता है? आपने कभी देखा कि किसान ने बहुत अच्छा कोट पैंट पहन रखा है, बढ़िया टाई लगा रखी है और फिर वो खेतों में काम कर रहा है? यानी किसान आते से ही आपके दिमाग में भी वही चित्र आएगा जो उसका परंपरागत चित्र है। कैसा चित्र देखेंगे आगे? इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की भांति दिखाई देते हैं। अब देखेंगे आप, लेखक ने, कवि ने क्या कहा? जो पहाड़ है उस पहाड़ को तो क्या कह दिया है कि ऐसा लगता है कि कोई किसान बैठा है। यानी उस पहाड़ पर मानव होने का आरोप लगाया कवि ने। मानवीकरण अलंकार है। हम देखेंगे किस प्राकृतिक दृश्य में कवि ने पहाड़ बैठे हुए किसान की भांति दिखाई दे रहा है। अब लेखक ने क्या किया है? उस पहाड़ को क्या कहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ नहीं है, ऐसा लगता है मानो थका हुआ कोई किसान बैठा है। आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान है। और देखेंगे हम, ये पहाड़, ठीक है, इसको तो क्या कह दिया? बैठा हुआ किसान। और अगर ये इसके ऊपर आकाश है, ठीक है, तो इस आकाश को कवि ने क्या मान लिया कि ये किसान का क्या है? साफा है। ठीक है, पहाड़ यदि किसान है तो आकाश को क्या कह दिया है बच्चों? साफा कहा है। देखेंगे अपन, आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान है। और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, और आपको पता है पहाड़ों से नदियां निकलती है, और पहाड़ से जब ये नदी निकली
ठीक है, पहाड़ से निकली ये नदी तो लेखक को क्या लगी, घुटनों पर रखी हुई चादर सी। ऐसा लगता है कि इस किसान के जो घुटने हैं, इस घुटने पर मानो कोई सफेद चादर है। क्या है, चादर है। और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल। अब प्राकृतिक दृश्यों में तो पेड़ भी आपको नजर आएंगे, और वहां जब उन पहाड़ों के नीचे के क्षेत्र में क्या है बच्चों, पलाश। पलाश के जो फूल होते हैं बच्चों, वो होते हैं लाल लाल रंग के। कैसे होते हैं, लाल लाल रंग के। और आप देखेंगे कि वो लाल लाल रंग के फूल कवि को अपनी कल्पना में कैसे दिखते हैं। और आप देखोगे कि लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान। आपने देखा है बच्चों, गांव में लोग क्या करते हैं, अंगीठी में इसमें कोयले वोले डाल करके, और शाम को सर्दी में क्या करते हैं, तप करते हैं, उसमें अपने हाथ सेकते हैं। ठीक है, दिन अपनी ठंड को दूर भगाने के लिए, सर्दी को दूर भगाने के लिए, अपनी जकड़न को दूर भगाने के लिए वो अंगीठी पर, और अंगीठी पर जलती हुई अंगीठी, उसका रंग वो काले कोयले जलते हुए कैसे दिखते हैं, लाल लाल रंग के हो जाते हैं। और अब कवि को क्या लगता है कि वो जो पलाश के फूल लाल लाल हैं, वो किसान के सामने क्या है, जलती हुई अंगीठी नजर आ रहे हैं। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग के समान दिख रहा है। और आप देखेंगे कि कवि की कल्पना देखिए, यहां उसने क्या किया, लाल लाल फूलों को तो क्या बता दिया है कि जलती अंगीठी बता दिया है। अब पूर्व दिशा में जो क्षितिज है, क्षितिज में जो अंधकार दिखाई दे रहा है, वह अंधकार बच्चों कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है वो अंधकार मानो झुंड में बैठी हुई क्या हो, भेड़े हों। और पश्चिम दिशा में जो सूर्य क्या हो रहा है, डूब रहा है। ठीक है, अब वो डूबता हुआ सूरज तो आपको होता है लाल लाल रंग का होगा। लाल रंग का जब सूरज होगा और वो डूबने लगेगा, तो कवि को कैसा लगता है कि डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग के समान है। अब वो किसान है जो क्या कर रहा है, अपनी चिलम पी रहा है। ठीक है, अब पहाड़ को तो क्या बता दिया, किसान बता दिया। अब यहाँ पर डूबते सूरज का जो गोल गोल चक्र था, ठीक है ना, गोल गोल आप देखेंगे, ये गोल सूरज जिसका रंग कैसा है, लाल है। और अब कवि को क्या लगता है कि वो डूबता सूरज मानो किसान की क्या है, चिलम है। ये कितना प्राकृतिक दृश्यों का कवि ने क्या कर दिया है, मानवीकरण कर दिया है। हम वापस देखेंगे बच्चों, अगर आप इसकी बात को समझेंगे तभी आपको ये कविता समझ में आएगी कि कवि कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्दी की शाम का वर्णन है, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है, प्राकृतिक दृश्य का एक किसान के रूप में वर्णन किया गया है। इस पंक्ति को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ करके आप क्या करो, अंडरलाइन करो कि सर्दी की शाम के प्राकृतिक दृश्यों का एक किसान के रूप में चित्रण किया गया है, वर्णन नहीं किया गया है, चित्र के द्वारा समझाया गया ऐसा है, दिखाया गया ऐसा है। और क्या कहा है कि इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की भांति दिखता है, आकाश उसका साफा लगता है, और पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो ऐसा लगता है उसके घुटनों पर रखी कोई चादर हो। और हम देखते हैं कि जो पलाश के पेड़ों के खिले लाल लाल रंग के फूल हैं, वो क्या है, मानो उसके पास जलती हुई अंगीठी है। और पूर्व दिशा में जो क्षितिज दिखाई देता है, क्षितिज अनुमान से हम जो लगाते हैं कि धरती और आकाश जहां पर मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहां पर दिख रहा है अंधकार। और वो अंधकार कैसा लगता है, मानो झुंड में बैठी क्या है, कोई भेड़े हैं। और पश्चिम दिशा में जो सूर्य अब डूबने वाला है, ठीक है, डूबता सूरज चिलम पर सुलगती हुई आग के समान दिखाई दे रहा है कि किसान की चिलम है। और उस चिलम पर आपको देखा कि यहाँ जो होता है ना बच्चों, ये वाला भाग जहां पे कुछ अंगारा सा रखा जाता है, उसको कहा है चिलम। देखेंगे आगे,
पद्यांशों की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या। जब काव्य खंड होता है तो वो पद्य कहलाता है, और पद्यांश पद्य का एक अंश हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे शब्दार्थ के साथ उसकी व्याख्या भी दी गई है। और आपके सामने देखिए कितना सुंदर दृश्य, ये है पहाड़ जिसको कवि ने क्या कहा, किसान। ये है आकाश, आकाश को क्या कह दिया, किसान का साफा। ठीक है, अब आप देखते हैं ये यहां से बहती है नदी। अब क्या लगती है नदी, घुटनों से बहती कोई, घुटनों पर रखी कोई चादर। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्व की तरफ यहाँ जो अंधकार दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऐसा लगता है मानो कोई भेड़ों का झुंड हो। और आगे देखेंगे कि पश्चिम दिशा में सूर्य जब डूबने वाला है तो ऐसा लगता है ये किसान बैठ करके क्या पी रहा है, चिलम पी रहा है, और ये लाल लाल कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे इधर से पलाशवन, ये पलाशवन जो लाल लाल रंग के इसके फूल हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कैसा लगता है कि किसान के सामने हाथ को तपाने के लिए कोई अंगीठी जलाई गई हो। तो यहाँ इस प्राकृतिक दृश्य को इस कवि की कल्पनाओं के अनुसार देख करके, समझ करके हम पढ़ते हैं, इस कविता का वाचन करते हैं। आइए बच्चों, आप और हम करते हैं इसका वाचन। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और यही हो गई हमारी कविता समाप्त। देखेंगे बच्चों, समझते हुए उस प्राकृतिक दृश्य का कवि ने मानवीकरण कर दिया है। जब कवि अपनी कल्पना के आधार पर प्राकृतिक दृश्यों पर मानव होने का आरोप लगाता है तो मानवीकरण अलंकार भी होता है और कविता कुछ अलग रूप रंग में हमारे सामने आती है। देखेंगे बच्चों, बात करेंगे। कवि कहते हैं आकाश का साफा बांधकर, है तो प्राकृतिक दृश्य आपके सामने, लेकिन सूरज की चिलम खींचता, देखो सूरज रूपी चिलम को अपने मुंह में दबाकर बैठा है पहाड़। ये देखो पहाड़ है, और यहां पर क्या लगता है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और ये बहती हुई नदी ऐसा लगता है इस पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर चादर है। पलाश के जंगल की अंगीठी, अभी मैंने आपको समझाया कि पलाश के जो फूल होते हैं लाल रंग के होते हैं, तो पलाश के जंगल की अंगीठी, अगर हम यहाँ इन पहाड़ों से देखें तो नीचे पलाश के फूल लगे हैं, और ऐसा लगता है उन पलाश को देखने पर कि इस पहाड़ रूपी किसान के आगे किसी ने अंगीठी जला दी है। अंधकार दूर पूर्व में, और जब धीरे धीरे जो शाम है आगे बढ़ रही है तो अंधेरा होगा, और जब अंधेरा होगा तो पूर्व दिशा में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और आपने देखा कि अंधेरा कैसा लग रहा है, मानो कोई भेड़ें झुंड बना करके बैठ गई हों। शब्दार्थ देखेंगे, सिमटा यानी इकट्ठा होकर, दहकना यानी गर्म लाल लपटों के साथ जलना, पलाश यानी लाल रंग के फूल, गल्ले सा का अर्थ है झुंड, चिलम मिट्टी से बनी एक सुराख युक्त वस्तु जिसकी सहायता से लोग तंबाकू पीते हैं, साफा यानी पगड़ी। बच्चों, आपने भी ग्रामीण परिवेश में किसानों को देखा होगा, अन्य लोगों को देखा होगा जो क्या करते हैं, इस कदर क्या पीते हैं, चिलम पीते हैं। और बात करेंगे व्याख्या की, तो कि प्रस्तुत पद्यांश शाम एक किसान नामक शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। कवि ने यहाँ शाम के दृश्य को एक किसान के रूप में चित्रित किया है।
वापस अंडरलाइन करेंगे मुख्य बात को कि कवि ने यहाँ शाम के दृश्य को किसान के रूप में चित्रित किया है। सरलार्थ देखेंगे, मैंने वैसे आपको इस कविता को समझाया, फिर भी आपके सामने इसका सरल अर्थ भी दिया गया है। कवि सर्दी की शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य को किसान के रूप में चित्रण करते हुए कहता है कि शाम को पहाड़ मानो बैठे हुए एक किसान जैसा हो। आसमान पहाड़ के सिर पर साफे के समान बंधा हुआ है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी उस पहाड़ के घुटनों पर रखी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी जैसे लग रहे हैं। और पूर्व की दिशा में जो अंधकार गहराता जा रहा है क्षितिज पर, जो सिमट कर बैठी हुई भेड़ों के झुंड जैसी प्रतीत हो रही है। और पश्चिम में अस्त होता हुआ सूरज किसान की सुलगती चिलम जैसा दिखाई देता है। किसान हाथों में थामे क्या पी रहा है बच्चों? ऐसा लगता है उस प्राकृतिक दृश्य को देखकर कि मानो चिलम पी रहा है। बात करेंगे आगे। अचानक बोला मोर। उस प्राकृतिक दृश्य को आगे तो बढ़ना है, उसमें कोई कोलाहल होगी, ठीक है, जैसे किसी ने आवाज दी। अब जैसे ही मोर बोला तो कवि को ऐसा लगा कि किसी ने आवाज दी है। सुनते हो, मोर ने जैसे ही बोला, जो आवाज मोर की होती है ना, म्याओ, ठीक है, वो मेघों को आवाज लगाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जैसे ही बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, और क्या बोलता है मोर? सुनते हो, चिलम औंधी। अभी जो चिलम दिख रही थी वो क्या हो गई? उल्टी हो गई, गिर गई हाथों से, यानी सूर्य डूब गया, ठीक है, ठीक है। धुआं उठा, और सूर्य जब डूब गया है तो प्राकृतिक दृश्य में क्या हो गया? ऐसा लगा मानो धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। मोर के बोलते से ही सारे प्राकृतिक नजारे में परिवर्तन आ गया है। और आप देखते हैं कि सारा ही प्राकृतिक दृश्य कैसा हो गया? चिलम तो कैसी हो गई? औंधी हो गई। और वो चिलम क्या थी? वही सूरज जो दिख रहा था। सूरज डूब गया है, अंधेरा हो गया तो सारा धुआं उधर उठता है, और अंधेरा, वातावरण में अंधेरा छा जाता है। देखिए कितनी बारीकी से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उस प्राकृतिक दृश्य को अपनी कल्पनाओं से एक मनोहारी, ठीक है, मानवीकरण किया है। देखेंगे शब्दार्थ का अर्थ होता है डूब। शब्दार्थ यानी हम देखेंगे डूबा यानी अस्त हो जाना, अचानक यानी एकाएक, औंधी यानी उल्टी हुई। प्रस्तुत गद्यांश, या गद्यांश नहीं आएगा बच्चों, कविता हमेशा पद्यांश होती है। आप इस शब्द को काटें और आप लिखेंगे पद्यांश। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? पद्यांश, क्योंकि ये पद्य का अंश है। प्रस्तुत पद्यांशाम एक किसान नामक शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि कहता है कि जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य को अचानक होने वाली घटना में बदलने का वर्णन किया है, कि वो किस तरह से प्राकृतिक दृश्य एक घटना में बदल गया। कवि कहता है कि जाड़े की शाम में प्रकृति के चारों ओर क्या थी? शांति व्याप्त है। लेकिन अचानक जब एक मोर बोल उठता है, और जैसे ऐसा लगता हो उस शांति में किसी ने किसी को पुकारा हो, आवाज लगाई हो कि सुनते हो। इस आवाज के साथ ही सारा वातावरण बदल जाता है, और यह एक ऐसी घटना लगती है जिसमें चिलम उलट गई हो। किसान की चिलम, अचानक जब हमें कोई आवाज लगाता है तो हम अपनी यथास्थिति से थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि किसान ने हड़बड़ाहट में अपनी, जैसे ही मोर ने आवाज लगाई वो हड़बड़ा गया और उसकी चिलम उसके हाथों से गिर गई, जिससे जलती आग बुझने लगी हो। और फिर जब आग बुझेगी तो धुआं उठेगा। सूरज क्या है? डूबने लगा है, और रात का अंधेरा चारों ओर गहराने लग गया। रात का जो अंधेरा है, प्राकृतिक वातावरण जो अब क्या है? अंधेरा में अंधेरा व्याप्त हो गया। अब वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी के साथ बच्चों अपन देखेंगे
कवि परिचय, कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 अगस्त 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। वाराणसी तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा पूरी की और उन्होंने क्या किया बच्चों, या आधा न आएगा, अध्यापन और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया। आकाशवाणी में सहायक निर्माता रहे, दिनमान के उप संपादक भी आप रहे, पराग के संपादक भी आप बने रहे। यद्यपि इनका साहित्यिक जीवन काव्य से ही प्रारंभ होता है। सबसे पहले इन्होंने कविता लिखना ही शुरू किया था। चर्चे और चरखे स्तंभ में, दिनमान में छपे इनके लेख भी आते रहे जो काफी लोकप्रिय रहे। इन्होंने 1983 में अपनी कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में क्या हुआ है बच्चों, अनुवाद हुआ है। कविता के अलावा इन्होंने कहानी, नाटक, बाल साहित्य पर भी रचना की है। और 24 दिसंबर 1983 को इनका आकस्मिक क्या हो गया है, निधन हो गया अचानक। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सोनी नाव, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, कविताएं 1, कविताएं 2 और कविता, ठीक है। इसके साथ ही आप देखेंगे जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, उड़े हुए रंग इनका उपन्यास है, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा नाम से इन्होंने एक लघु उपन्यास भी लिखे हैं। अंधेरे पर अंधेरा संग्रह इनकी कहानियों का संकलित संग्रह है। इनका बकरी नाम का नाटक भी काफी लोकप्रिय रहा है। इन्होंने बालकों के लिए बाल उपयोगी साहित्य की भी रचना की है, जैसे भौं खौं, लाख की नाक, बतूता का जूता, महंगू की टाई, कुछ रंग कुछ गंध शीर्षक से इनका यात्रा वृतांत भी है, प्रकाशित हुआ है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने शमशेर और नेपाली कवि की जो कविताएं हैं नामक कृतियों का भी संपादन किया है। इसी के साथ बच्चों ये हमारी कविता समाप्त होती है। कवि परिचय भी हम पढ़ चुके हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके करेंगे प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए नमस्कार।